अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। एक तरफ अपोजिशन जमातें हुकूमत के खिलाफ तहरीक चला रही हैं, जनवरी से पहले हुकूमत को घर भेजने की दावे कर रही हैं, तो दूसरी तरफ इत्तेहादी जमातें भी हुकूमत पर दबाव बढ़ा रही हैं, फैसला साजी में मुशावरत ना करने और वादे पूरे ना करने की शिकायत कर रही हैं। आज भी वज़ीर आज़म की जानिब से इत्तेहादी जमातों के एजाज़ में ज़ोहराने का एहतमाम किया गया, जिसमें अहम तरीन इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग काफ ने शिरकत ही नहीं की, जो कि वफाक के अलावा पंजाब में भी तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी है और ख़ास तौर पर पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत काफ लीग के वोटों की वजह से खड़ी है और अब यही पार्टी यानी काफ लीग हुकूमत से नाराज नजर आ रही है। आज के इजलास में GDA ने भी गिले किए। आज के इजलास में ज़राए के मुताबिक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ से भी गिले किए गए और आज वज़ीर आज़म के ज़ोहराने में काफ लीग शरीक नहीं हुई और उसके बाद वफाकी वज़ीर और काफ लीग के रहनुमा तारिक बशीर चीमा ने अहम बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि चल चलाओ का वक्त है, इलेक्शन की बातें हो रही हैं। हमारे इनके साथ कुछ एग्रीमेंट्स हुए थे, वो पहले 2-3 माह में हमें बता दिया गया कि जी हम इन वायदों को पूरा नहीं करेंगे। क्या मुनिस को वजारत ना मिलना बड़ा तनाज़ा है? नहीं जी, नहीं, आप मेरी बात तो सुन ले ना, आप मेरी बात तो सुन ले। गोली मारे जी, आपको चल चलाओ का वक्त है, आपको अगले इलेक्शनों की बात हो रही है। अरे वाह भाई, तारिक बशीर चीमा साहब, इतना खतरनाक बयान आपने ऐसे आसानी से दे दिया। आपने कहा ये अब चल चलाओ का वक्त है, नए इलेक्शंस की बात हो रही है। जब इन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता, चौधरी साहब खुद गए, जो वाहिद मुलाकात थी उसमें चौधरी साहब ने कहा कि आज के बाद हम मुनिस लाई की वजारत आपसे नहीं मांगेंगे, ये सफा फाड़। और आज इस बात को 2 साल के लगभग हो चुके हैं। कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि हमने मुनिस लाई की वजारत इनसे मांगी या हमारे कोई जाती मुतालबात। पहला फेज तो ये था ग्रीवेंसेस का, वो हम भूल गए। और दूसरे फेज में आ जाए, जो मैं कह रहा हूँ कि अगले चल चला या अगला इलेक्शन। अब देखें 2 साल 2.5 साल के बाद हर पॉलिटिकल पार्टी, हर पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है वो अगले इलेक्शन का सोचना शुरू करती है। ये बयान दिया, अहम बयान है, हुकूमत के हिसाब से अहम बयान है। हमारे साथ खुद मौजूद हैं चौधरी तारिक बशीर साहब, साथ ही MQM के खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और फवाद चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। तारिक बशीर चीमा साहब, आपकी तरफ से ये बयान दिया गया एक ऐसे वक्त में जब अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ खड़ी है, इत्तेहादी बजाय इसके कि हुकूमत की सपोर्ट में खड़े हों, आपका बयान हुकूमत को गैर मुस्तहकम करता है, चल चलाओ का वक्त है, इलेक्शन की बातें हो रही हैं, ये बयान आपने दिया है। नहीं यार, नहीं, इसको प्लीज गलत अंदाज में ना लें। तो नजीब मलिक साहब ने उसी वक्त इसको पकड़ लिया था। बात यह है, चल चलाओ से मुराद ये है कि जब 2-2.5 साल गुजर जाते हैं एक हुकूमत को, तो जो हुकूमतें होती हैं वो अब तो 6 महीने साल के बाद खानजादा साहब वैसे ही अगले इलेक्शन की आदमी प्लानिंग शुरू कर देता है कि अगला इलेक्शन हमने लड़ना है, किस अंदाज में लड़ना है, कैसे लड़ना है, क्या हमारे प्लस पॉइंट्स हैं, क्या वीक पॉइंट्स हैं। तो इस हवाले से मैंने बात की थी कि आगे लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन आ रहा है, तो ये सारी बातें थी। तो वो बिल्कुल प्लीज इसको डोंट टेक इट इन अ रॉन्ग वे। मतलब कैसे रॉन्ग वे में ना लें, आप एक इंतहाई अहम इत्तेहादी हैं, आपके बगैर पंजाब की हुकूमत नहीं रहती, मरकजी हुकूमत गैर मुस्तहकम हो जाती है। जब आप ये बात करें, 2.25 साल हुए हुकूमत को आए हुए, 2.25 साल के बाद इलेक्शन की बातें नहीं हो रही होती हैं, वजारतों की बातें ज़रूर हो रही होती हैं, लोग वजीर बनना चाहते हैं और आप उसमें कहें कि इलेक्शन की बातें हो रही हैं, 2.25 साल बाद नहीं होती हैं। अपोजिशन कर रही है ऐसी बातें, हुकूमत नहीं कर रही है ऐसी बातें। नहीं, आपको मैं कह रहा हूँ ना, आप इसको वैसे तो आई कैन स्टॉप यू, लेकिन मेरा हरगिज़ मतलब ये नहीं था खानजादा साहब कि मैं इस हवाले से बात करूं कि खुदा ना खास्ता कोई चल चलाओ का मतलब ये है कि कोई इलेक्शन होने लगा है। इस तरह नहीं है। मैं तो एक जनरल बात कर रहा था कि भाई अब चूंकि हर आदमी और 6 महीने साल के बाद तैयारी शुरू कर देगा, तो उस हवाले से बात की थी मैंने। तो फिर वाज़ेह पोजीशन लीजिए कि अपोजिशन इस वक्त जो कुछ कर रही है हुकूमत को उससे कोई खतरा नहीं है। वो तो डिपेंड करेगा ना हुकूमत की कारकर्दगी पे, हुकूमत किस तरह उसको रिस्पॉन्ड करती है, क्या करती है। वो खतरा तो देखे ना, अगर तो ये समझदारी से और सेंसिबली बिहेव करेंगे तो कोई खतरा नहीं है, और अगर नहीं करेंगे, मामला बिगड़ते जाएंगे, तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता। तो फिर आपका चल चलाओ वाला बयान इसी कॉन्टेक्स्ट में था ना? नहीं, इसमें बिल्कुल नहीं है। इसमें बिल्कुल प्लीज टेक इट फॉर ग्रांटेड कि इस चक्कर में मैंने इस तरह बात नहीं की थी। मैंने एक जनरल बात की थी। बयान दे दिया आपने, फिर घबरा गए बयान देके आप? नहीं यार, नहीं, मैं घबराने वाला
मैं घबराने वाला आदमी नहीं हूँ। मैंने किससे घबराना? अच्छा आप मुझे बताएं मैंने किससे घबराना है? मतलब वजीर आजम से घबरा सकते हैं, परवेज लाई साहब से घबरा सकते हैं, और क्योंकि आप काफ लीग हैं तो किसी और कुव्वत से भी घबरा सकते हैं। नहीं, यकीन करें मेरी चौधरी साहब से दोपहर के बाद कोई बात नहीं हुई, और घबराना वाला इशू नहीं है। घबराने वाले दिन मैं नहीं पैदा हुआ था, अल्लाह रहम करे। मैं आई डोंट कमिट फॉलीज लाइक दैट। लेकिन मुझे इसमें कथन कोई नहीं है। आप अगर इसको इस कॉन्टेक्स्ट में चलाना चाहें, लेकिन मैंने तो आपको ब्रदराना तौर पर बताया है कि मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल बात नहीं की। तो फिर हुकूमत कैसे डील करे इस ऑपोजिशन के साथ कि हुकूमत सरवाइव करे? क्योंकि आप फिर भी इफ्स एंड बट्स लगा रहे हैं कि हुकूमत सरवाइव करेगी या नहीं करेगी इस ऑपोजिशन के नतीजे में, और डील कैसे करेगी सारे मामले में? ये तो अब हुकूमत बता सकती है ना कि वो कैसे डील करेगी। मैंने तो पहले आपसे कहा कि हम तो ना किसी मुशावरत में है ना किसी इत्मीनान में है। ये तो हुकूमत बताएगी कि वो किस तरह डील करती है। मगर कम से कम आप हुकूमत को ये यकीन दहानी तो करा सकते हैं कि पंजाब में जो भी ऑपोजिशन कर ले, क्योंकि पंजाब की हुकूमत हमारे बगैर नहीं रह सकती, इसलिए हम पंजाब में आपके साथ खड़े हैं, हुकूमत नहीं गिरने देंगे। नहीं देखिए जी, हम इस वक्त हुकूमत के साथ खड़े हुए हैं। अब तो ये हुकूमत में डिपेंड करते हैं ना कि अगर वो हमें साथ नहीं रखना चाहती तो भी पता चल जाएगा। अगर वो सेंसिबली बिहेव करना चाहते हैं और इन चीजों को सीरियसली लेना चाह रहे हैं तो फिर भी अंदाजा हो जाएगा हमें। तो वो हमने इस कॉन्टेक्स्ट में कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं बनाया होगा कि हमने हुकूमत के साथ में कुछ दरार डालनी है, कोई इनके लिए कोई इनको खतरे की घंटी हम बजा रहे हैं। नॉट एट ऑल। ऑल वी वांट इज कि अपनी समझ दुरुस्त करें, महंगाई को कंट्रोल करें। ये जो बुनियादी मामला है, हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो बात कर रहा है, एहतजाज कर रहा है, उन चीजों को रिजॉल्व करें। और जिस तरीके से इस वक्त हुकूमत की पॉलिसीज हैं और जिस तरीके से हुकूमत का रवैया है वो बरकरार रहते हैं, तब भी आप पंजाब हुकूमत नहीं छोड़ेंगे? देखिए ये अगर इसी तरीके से चलेगी तो जब तक हमें सब्र है हम करेंगे, वरना गुजारा करेंगे इस तरीके से मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए कि हमने वापस जाना है अपने हलकों में। अब देखें ना, इसकी बात आ जाती है शायद कि आप ये कहें कि मैंने कहा कि चल चला का वक्त ये नहीं है। अब लोकल गवर्नमेंट है, इलेक्शन में मैंने अपने हल्के में जाना। अगर उसके बाद जनरल इलेक्शन की तैयारी शुरू होगी, हमने अपने वोटर्स के पास दोबारा जाना है। तो इस हवाले से मैं कह रहा था 3 साल के बाद जो आखिरी 2 साल होते हैं वो तो इस चक्कर में होती है कि मैं अपने प्लस पॉइंट्स इकट्ठे करूँ और प्लस पॉइंट्स इकट्ठे करके अब लोगों के पास जाए, लोगों को अप्रोच करें। एज ऑफ नाउ हुकूमत की कारकर्दगी के साथ आपको लगता है आपके पास प्लस पॉइंट्स हैं लोगों के पास जाने के लिए, कारकर्दगी दिखाने के लिए? जी वही मैं कह रहा हूँ ना कि सॉरी अभी तक तो नहीं लग रहा। तब तो जो बुनियादी मसाइल हैं लोगों के हल तलब है। अल्लाह करे प्राइम मिनिस्टर साहब इस तरह के डिसीजन लें कि कल को मामला कंट्रोल में आ जाए और लोग और आवाम कुछ सुख का सांस लें, तो फिर यकीनन हम भी कहेंगे कि हमने कुछ प्लस पॉइंट्स इकट्ठे करनी है। एज ऑफ टुडे नो। हमारे साथ एमकेएम के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब भी मौजूद हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब बहुत शुक्रिया। साहब ज़ाहिर बात हुई कि एमकेएम ने भी कराची के मसाइल के हवाले से, दूसरे मामलात के हवाले से बात की। अब तो वज़ीर आज़म ने कराची के पैकेज का ऐलान भी कर दिया है, तो आप मुतमईन हैं वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से? वादों से अगर मुतमईन हो जाते तो अब आपको मुतमईन नज़र आते, क्योंकि वादे कई बार हुए हैं, बार बार हुए हैं। कहा यह जा रहा है कि इस पर काम हो रहा है, लेकिन हम तो क्योंकि इत्तेहादी हैं, फिर कराची के नुमाइंदे भी हैं, तो हैरान कौन तौर पे हमें वो काम होता हुआ उस तरह नज़र नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमने बता दी थी, सूरत हाल बता दी कि इस हवाले से बेचैनी है। शुरू में नज़र आया और बड़ी तेज़ी से ये 1100 अरब का भी पैकेज आया है, लेकिन उसके बाद एक सन्नाटा सा है, तो वो सन्नाटा उन तक पहुंचा दिया गया है। तो आपने जब वज़ीर आज़म तक ये सन्नाटा पहुंचाया तो उनको ये एतमाद भी पहुंचाया कि बतौर इत्तेहादी मुकम्मल तौर पर आप हुकूमत के साथ खड़े? देखिए शाहज़ेब, हमने ये तो नहीं कभी भी कहा कि हम किसी वक्त को देख के, हालात को देखकर ब्लैकमेलिंग करेंगे। हमने नहीं कहा। जब ये बिल्कुल सही थे तो हमने उस वक्त वजारत से मैंने इस्तीफ़ा दिया था और उस वक्त भी कहा था, क्योंकि हमने आपसे वादा कर लिया है कि हम आपकी हुकूमत को गिराने में कभी हिस्सेदार और साजिश में या कोशिश का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन आपकी भी ज़िम्मेदारी है
कि जो वादा आपने हमसे किया है उसको पूरा करें, वो हमारी सियासी ज़रूरत से ज़्यादा शहर की ज़रूरत है। और फिर आपके लिए भी बड़ा ज़रूरी है कि शहर में काम नज़र आए। आप लाहौर के बाद अब इस्लामाबाद में भी ट्रेन चलाने की बात की जा रही है, बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान को पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अच्छी कोशिश है। लेकिन वो शहर जो कि जिससे कि आपने टैक्स लेना है, और हम पूछते रहें कि ये टैक्स देते हैं कराची वाले या जजिया देते हैं, कि जो टैक्स भी हम देते हैं वो तो शहर में लगता ही नहीं है। दुकानदार भी यहाँ का दे रहा है, तनख्वाहदार भी दे रहा है, ठेले वाला भी दे रहा है। यहाँ की छोटी छोटी मार्केटें भी बड़े शहरों की बड़ी मार्केटों से ज़्यादा टैक्स दे रही हैं। ये सब सारी बातें हुई हैं। और ये कि वफाकी इदारे जो हैं और वफाकी वजारतें जो हैं, सिंध में तो आज भी PTI या इत्तेहादियों से ज़्यादा उस पर इन्फ्लुएंस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नज़र आता है। तो कैसे बात बनेगी इसमें? तो आपने कहा कि आपने यकीन दहानी पहले ही कराई हुई है कि हुकूमत गिराने की किसी कोशिश का आप हिस्सा नहीं बनेंगे, मगर जो माहौल बन रहा है उसमें हुकूमत बचाने की कोशिश का हिस्सा तो आप बनेंगे ना? नहीं, बचाने का मामला ये है कि हमने तो अगर हमारे वोटों से भी नहीं बच पाई तो फिर हम क्या बचा रहे होंगे भाई? गिराने का मसला ये है ना, हम वोट ना दें, तो हमने तो कहा है। लेकिन हाँ, ये बात है कि बात अगर उसूलों को क्रॉस कर गई, पाकिस्तान की इस्तेहकाम और पाकिस्तान की जो सलामती के हवाले से, कोई मुझे नहीं नज़र आता कि PTI को ऐसा कैसा इक़दाम उठाएगी कि जो पाकिस्तान की सलामती और पाकिस्तान के वक़ार के मुनाफी होगा। ऐसा होगा तो ज़ाहिर है हमें अपने इस वादे पर नज़रसानी करनी पड़ेगी। लेकिन मुझे उम्मीद भी है, यकीन भी और दुआ भी है कि ऐसा ना हो। मतलब तहरीक इंसाफ की हुकूमत ये कह रही है कि जो अपोजिशन कर रही है वो पाकिस्तान के इस्तेहकाम के ख़िलाफ़ है। आप ये कह रहे हैं हुकूमत कोई ऐसा काम ना करे जिससे पाकिस्तान के इस्तेहकाम को नुकसान हो। तो जो हुकूमत का अपोजिशन के ख़िलाफ़ बयानिया है उससे इत्तफाक नहीं करते आप? नहीं, मेरा ख्याल है ये उनका बयानिया है। हमें मुझे नहीं लगता कि हमें इस सियासी इख्तलाफात में कोई इस तरह की लाइनें क्रॉस करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ अपोजिशन की भी ज़िम्मेदारी कि इस हवाले से एहतियात का दामन थाम के रखें, और ख़ुद बड़ी जो जमातें हैं अपोजिशन की, वो इस तरह के लबे लहजे का अगर कोई और इस्तेमाल करते थे तो हमेशा वो उसको मुल्क दुश्मनी से ताबीर करती थी। उन्हें ख़ुद भी एहतियात करनी चाहिए। मतलब यानी जो वोट की हद तक सपोर्ट है वो हुकूमत को आप करेंगे, मगर बतौर इत्तेहादी जो हुकूमत का बयानिया है, जो हुकूमत जिस तरफ खड़ी है उसको आप सपोर्ट नहीं करेंगे। पब्लिकली जाके आप हुकूमत के लिए सपोर्ट का ऐलान उस तरीके से नहीं करेंगे जो अभी तक भी आप लोगों ने नहीं किया है। जी, वो देंगे जिन जिन चीज़ों पे PTI पाकिस्तान के इस्तेहकाम और उसके लिए जमहूरियत की मजबूती के लिए करेंगे, हम एक कदम उनसे आगे बढ़ के आप हमें पाएंगे। नहीं तो वज़ीर आज़म तो पाकिस्तान के इस्तेहकाम को अपने आप से जोड़ते हैं। वो तो कहते हैं जमहूरियत मैं हूँ, तो वो तो जमहूरियत को भी अपनी ज़ात से जोड़ते हैं। तो फिर आप उनके साथ खड़े हैं ना? नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ ना कि कोई ऐसे इक़दामात जो पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान में जमहूरियत की मजबूती, पाकिस्तान के मईशत के हवाले से इक़दामात उठाएगी तो बबांग दहल उसकी हिमायत करेंगे। उसके लिए रोड पे निकलना होगा, इसकी हिमायत में रोड पे भी निकलेंगे। लेकिन अगर आपका बयानिया हमारे बयानिए से कहीं थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है तो हम अपने अंदाज में बात कर रहे हैं। मैंने आपसे बात की ना अपोजिशन के हवाले से कि उनको एहतियात करनी चाहिए अपने बहुत सारे मामलात में, बहुत सारे बयानात में, और ये भी देखना चाहिए कि उस तरह के बयानात कहीं और से आते थे कभी भी तो उस पर वो एतराज़ात ही नहीं करते रहें, उसको बड़े हद तक उसको मुल्क दुश्मनी से ताबीर करते रहें। तो हमारा उनसे इस मामले में बयानिया थोड़ा एक जैसा भी और थोड़ा मुख्तलिफ भी है। नहीं, इस किस्म के बयानात जब कहीं और से आते थे तो आप कहीं और के साथ खड़े होते थे, तो इस वक्त आप कहाँ खड़े हैं? हुकूमत के साथ, अपोजिशन, आप कहाँ और किस बयानिए के साथ खड़े हैं? हमारा अपना बयानिया है ना। हम ये समझते हैं कि जमहूरियत ये है कि हम सब जमहूरियत मजबूत करना चाहते हैं तो हम सबको फैसला करना चाहिए। तमाम सियासी कायदीन को आइंदा इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, और इस बात का भी वादा करना चाहिए कि आइंदा ना हमारे बच्चे, ना हमारी बहनें, ना हमारे भाई, ना हमारे करीबी रिश्तेदार इलेक्शन लड़ेंगे। हम ऐवानों में ऐसे पाकिस्तानियों को लेके आएंगे जो आम पाकिस्तानियों का ना सिर्फ दर्द समझते हो बल्कि ज़िंदगी भर उससे नबरदाज़मा भी रहे हों। ऐसा ऐवान जिसमें किसान की नुमाइंदगी किसान कर रहा हो और मज़दूर की नुमाइंदगी मज़दूर कर रहा हो। हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन है आप? देखिए, कुछ अशारिये तो ऐसे हैं कि जो उसमें हौसला अफजा है, लेकिन हुकूमत को इससे ज़्यादा वाले नताइज देने की कोशिश करनी चाहिए थी।
महंगाई पर बतौर इत्तेहादी तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपके और आज वज़ीर आज़म तक पहुँचाया आपने? ये बात हमने की है, हमने ये बात की, देखें कि इसके लिए ज़्यादा बेहतर इक़दाम करने चाहिए, वरना एक इत्तेहादी के ऐसे से हमें भी जवाब देना पड़ता है ऐसे इक़दाम से जो नताइज नहीं दे पा रहे हैं। महंगाई बिल्कुल है और बहुत गरीबों की कमर तोड़ने जैसी है। बहुत शुक्रिया खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का मौक़िफ़ आपने सुना। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हमारे साथ फवाद चौधरी साहब मौजूद होंगे, उनसे पूछेंगे कि हुकूमत इस सारे के सारे मामले को कैसे डील करेगी। एक ब्रेक के बाद। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद चौधरी साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। फवाद चौधरी साहब, इत्तेहादी आज वज़ीर आज़म से मिले, वहाँ पे भी गिले की खबरें सामने आई और अब मीडिया पर आकर भी हुकूमती कारकर्दगी से मुतमईन ना होने की, महंगाई की बातें करना, साथ में इशारे भी देना कि वो खड़े होंगे, हुकूमत के साथ नहीं होंगे। आप खुद कह रहे थे कि जी ज़ाहिर है इन चीज़ों से अदम इस्तेहकाम तो होता है और कोई हुकूमत अदम इस्तेहकाम नहीं चाहती। एक मखलूत हुकूमत में इत्तेहादियों की ये बातें करना, ये भी उसी अदम इस्तेहकाम की निशानी है कि बार्गेनिंग पोजीशन में चले गए हैं। किस तरह डील करेंगे? देखिए, बार्गेनिंग पोजीशन में तो रहते ही है। वो इशू ये होता है कि जो पॉलिटिक्स है ये तो आपको रोज मैनेज करनी पड़ती है, और जब इत्तेहादी देखेंगे या कोई भी देखेगा उनको लगेगा कि वो बेहतर बार्गेन कर सकते हैं तो जाहिर है कि वो करेंगे। इसीलिए आप की जो एक आप समझिए कि पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज हैं वो तो रोज की रोज बनानी पड़ती हैं और रोज के रोज लोगों को मुतमईन करना पड़ता है। यही इस पार्टिसिपेटरी गवर्नमेंट का एक समझिए कि एक इम्पॉर्टेंट फायदा भी है और यही उसका डिसएडवांटेज भी है कि आपको लोगों के रोजाना की ख्वाहिशात जो है उनको एडजस्ट करना पड़ता है। साहब, मगर आपके इत्तेहादियों को गिला ये है कि वज़ीर आज़म मिलते ही नहीं हैं, ऑलमोस्ट कह लीजिए कि लिफ्ट ही नहीं कराते हैं। पंजाब जाते हैं तो परवेज़ इलाही साहब से नहीं मिलते, हालांकि पंजाब की हुकूमत उनकी सपोर्ट के बगैर नहीं चल सकती। और काफ लीग का ये आज गिला नहीं है, वो बजट का जो इशाया था उसमें नहीं आए थे, आज ज़ोराना दिया उसमें भी नहीं आए। देखिए, वज़ीर आज़म जो है ना वो कोई बहुत ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन नहीं है, ये बात माननी पड़ेगी। और बहुत हमारी जो एक समझिए कि एक्सपेक्टेशन होती है कई दफ़ा MNAs की या इत्तेहादियों की कि वज़ीर आज़म वैसे ही बात, जैसे मिसाल आज वज़ीर आज़म साहब ने, और ये पार्लियामेंट्री पार्टी में भी वज़ीर आज़म बात कर चुके हैं और यहाँ पे भी उन्होंने कहा कि जो पॉलिटिशियंस हैं वो हर वक्त इलेक्शनों का सोचते रहते हैं, जिसकी वजह से वो कोई लंबी प्लानिंग नहीं करते और उसकी वजह से ऐसे मंसूबे बनाए जाते हैं जिनका कम अरसे में नुकसान हो जाए बेशक, लेकिन इलेक्शन में दिखाने के लिए हो। तो उन्होंने कहा कि इस चीज को छोड़ दें, परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो वोट मिल जाएगा, नहीं अच्छी होगी तो नहीं मिलेगा। अब ये बात आम ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन जो है वो नहीं करेगा, लेकिन इमरान खान ये बात करते हैं। वो आप उनको कहिए कि ये उनका एक ऐसे मौके पर जब अपोजिशन सड़कों पर हो तो जाहिर है हुकूमत के लिए एक अदम इस्तेहकाम का मैसेज जाता है। जब फिर आपके इत्तेहादी भी ये बातें करना शुरू कर दें, आपको पहले ही गिला है कि ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही, और अगर ये एक इंप्रेशन जाए कि हुकूमत पता नहीं सर्वाइव करेगी या नहीं करेगी, तो हुकूमत की जो कारकर्दगी है उस पर अपना फोकस भी और वैसे डिलीवर करना भी वो कितना मुतासिर हो जाएगा? इतना मुतासर नहीं होता, बिकॉज ज्यादातर जो बातें हैं वो कोई बहुत अनमैनेजेबल नहीं है। कुछ जाहिर है कि एक कुछ दफा ज्यादा भी कहा जाता है ताकि कुछ कम तो मिल जाए, और इस तरह की बातें जो है वो होती हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त इत्तेहादियों से बशमूल PMLQ कोई ऐसी आप समझिए कि कोई बातें हैं जिसके ऊपर बात अड़ जाएगी। ये मामूल की बातें हैं और मेरा ये ख्याल है कि ये मैनेज हो जाएंगी। आज जिस तरह से MKM के अपने ज़ाहिर मसाइल हैं, कराची के ऊपर लेके वो उनकी बात करते हैं, GDA के अपने मसाइल हैं, बलूचिस्तान में कुछ जो हमारे लोग हैं उनके अपने मसाइल हैं। सो वो हर पार्टी अपनी अपनी बात तो करेगी ना, यही जमहूरियत है, इसी को मैनेज करना होता है और मेरा ये ख्याल है ये मैनेज हो सकती हैं चीज़ें। वज़ीर आज़म MKM और काफ लीग को खास तौर पर खुद मैनेज करेंगे, उनके जो इश्यूज हैं एड्रेस करके, या किसी से मैनेज करा लेंगे ताकि वो पुराने तरीके से ही काम करते रहें इसी एटीट्यूड के साथ? देखिए, मैनेज कराने का प्रॉब्लम नहीं है,
गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल बैठे हैं, वो बहुत क्लोजली इन टच हैं सिंध की जीटीए से भी और एमकेएम से भी, और सारे मामला जो है वो उसको भी देखते हैं। इसी तरह से काफ लीग में जाहिर है जो हुकूमत बैठी है पंजाब में, वो उनके साथ करीबी तौर के ऊपर जो है वो काम करती है। मामला ये होता है कि आपका जो इश्यूज हैं, जब इस तरह की सिचुएशन जिस तरह की आप बात कर रहे हैं, उस वक्त ऐसी बातें जो मामूल की भी होती हैं वो थोड़ी बड़ी लगना शुरू हो जाती हैं। तो मेरे ख्याल में जो गुफ्तगू है इत्तेहादियों की या इवन पीएमएलक्यू का आज ना आना, वो बहुत गैर मामूली बात नहीं है। सिर्फ ये है कि चूंकि पॉलिटिक्स एक तरह तेज हुई है, ये चीजें थोड़ी बड़ी लगती है। बहुत शुक्रिया। फौजी साहब हमारे साथ मौजूद थे। वो कहते हैं सियासत तेज़ हुई है तो ये चीज़ें बढ़ी हुई हैं, ये चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं और उसके बाद जिक्र होगा एक स्कैंडल का जो हुकूमत के लिए हर गुजरते दिन के साथ बड़ा होता जा रहा है और बहुत बड़ा स्कैंडल बनता जा रहा है। एक ब्रेक के बाद चीनी और आटे की कीमतों में कमी नहीं आ रही, दरामद शुरू हो गई है मगर कीमतों पर फर्क नहीं पड़ा। अब इत्तेहादी भी सवाल उठा रहे हैं और बहरान की एक सूरत हाल अब तक बरकरार है। अब हुकूमत ने जो बैरून मुल्क से गंदम मंगवाई है उसमें भी हुकूमत के लिए एक बड़ा स्कैंडल बन रहा है और सवाल उठ रहा है कि किसने वजीर आजम के अहकामात पर अमल नहीं किया और वो कौन है जिन्होंने वजीर आजम को गलत मालूमात देकर मुल्क को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया, अवाम को 404 अरब से जायद का नुकसान पहुंचाया और माफियाओं को फायदा पहुंचाया। हम आपके सामने मजीद हकाइक आज रखने जा रहे हैं। 16 अरब रुपए के नुकसान का स्कैंडल। वजीर आजम ने अप्रैल में कह दिया था कि गंदम दरामद कर ली जाए मगर ऐसा नहीं किया गया, फैसले पर अमल नहीं किया गया, माफियाओं को फायदा पहुंचाया गया, अवाम का 404 अरब से जायद का नुकसान हो गया, रोजाना उसमें इजाफा हो रहा है और मुल्क के खजाने को 16 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया गया जो बचाया जा सकता था। जुलाई में गंदम आ जाती तो बहरान पैदा ना होता, आलमी मंडी से सस्ती गंदम मिलती, मकामी मार्केट में भी गंदम महंगी ना होती, मगर हुकूमत ने ताखीर कर दी। आपको खुद हुकूमत के ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के डेटा से अहम हकाइक से आगाह करते हैं। इन हकाइक के मुताबिक पाकिस्तान ने पहला टेंडर 19 अगस्त को खोला। एक टन गंदम के रेट $233 से $269 तक मिला। हुकूमत ने सबसे कम बोली पर यानी $233 फी टन पर 3,30,000 टन गंदम का टेंडर जारी कर दिया। इंटरनेशनल मार्केट में कीमत अब भी कम थी, जरा बढ़ चुकी थी मगर अब भी कम थी। लोकल मार्केट में बहुत बढ़ चुकी थी, तेजी से फैसलों की जरूरत थी, मगर हुकूमत ने उसके एक महीने के बाद 15 सितंबर को अगला टेंडर जारी किया जिसमें $274 से लेकर $277 तक का रेट आया, मगर हुकूमत ने वो टेंडर मुस्तरद कर दिया क्योंकि ये कीमत एक महीने पहले की कीमत से $40 ज्यादा थी और क्योंकि बैनुल अक़वामी मार्केट में यह खबर जा चुकी थी कि पाकिस्तान मिलियंस ऑफ टन गंदम खरीदने आ रहा है जिसकी वजह से कीमत बढ़ गई, इसलिए हुकूमत ने गंदम नहीं खरीदी। मगर फिर 23 सितंबर को हुकूमत ने एक और टेंडर खोला, उसमें और ज़्यादा $280 से $285 फी टन का रेट आया। हुकूमत ने यह टेंडर भी मुस्तरद कर दिया। फिर हुकूमत ने 23 सितंबर को $274 की गंदम तो नहीं ली, मगर इसके 2 हफ्तों के बाद 2 नवंबर को पाकिस्तान ने रूस से $279 फी टन गंदम 1,80,000 टन गंदम लेने की मंजूरी दे दी। यानी एक महीने पहले के मुकाबले में $90 लाख तक की इजाफी अदायगी की गई। $274 का टेंडर मुस्तरद किया, मगर उसके 2 हफ्ते बाद रूस से $279 का टेंडर क्यों लिया गया और फिर 1.5 अरब रुपए का मुल्क को नुकसान पहुंचाया गया। इस हवाले से 3 अक्टूबर को एक्सप्रेस ट्रिब्यून में शहबाज राना की खबर शाया हुई है जिसके मुताबिक दिलचस्प बात यह है कि फूड मिनिस्ट्री ने अलग से एक समरी काबीना से मंजूर कराई और दावा किया कि रूस ने ज़बानी तौर पर कहा है कि उनकी गंदम की कीमत आलमी मंडी के रेट से चंद डॉलर कम होगी, मगर बाद में रूस के लिए जिस रेट की मंजूरी दी गई वो ना सिर्फ आलमी मार्केट से ज्यादा थी बल्कि उस रेट से भी ज्यादा है जिसे हुकूमत ने कुछ दिन पहले ही मुस्तरद कर दिया था। यानी हुकूमत ने $274 का टेंडर मंसूख किया, फिर 2 हफ्ते के बाद $279 की गंदम रूस से खरीदी और वो इस यकीन दहानी के बाद खरीदी कि आलमी मार्केट से कम कीमत मिलेगी, मगर आलमी मार्केट से ज्यादा कीमत देकर खरीदी। खबर के मुताबिक ECC के कुछ अरकान ने एतराज भी किया
कि महंगी गंदुम क्यों ली जा रही है। इसके अलावा वफाकी वजीर अली जैदी ने वजारत खुराक के इस फैसले पर एतराज़ किया कि गंदुम दरामद करने के लिए पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन को इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा। अली जैदी के मुताबिक ECC और काबीना ने नेशनल शिपिंग पॉलिसी की मंजूरी दी हुई है, जिसके तहत सरकारी ठेकों में पहला हक PNCC का होगा, यानी PNSC का होगा, यानी पाकिस्तान खुद गंदुम की रूस से मुंतकली करेगा। अगर PNSC के जरिए गंदुम मंगवाई जाती तो वो रुपयों में पैसे दिए जाते, रुपयों में पैसे चार्ज किए जाते, मगर रूस के जहाज से गंदुम मंगवाई गई और डॉलर्स में अदायगी की गई। रूस से इस डील के 3 दिन बाद यानी 5 अक्टूबर को हुकूमत फिर आलमी मंडी में गई। टेंडर में $278 से $290 फी टन का रेट आया और पाकिस्तान को $278 में 3,30,000 टन गंदुम का टेंडर जारी करना पड़ा। यानी पाकिस्तान को $1,60,00,000 इजाफी अदा करना पड़े, जो वक्त पर गंदुम दरामद की जाती तो ना अदा करना पड़ते, जिसका मतलब है 2 अरब 65 करोड़ रुपए का हुकूमत को और इजाफी नुकसान हुआ। इसके बाद 14 अक्टूबर को पाकिस्तान फिर मार्केट में गया। 284 से $296 का रेट मिला। पाकिस्तान को सबसे कम $284 फी टन का टेंडर जारी करना पड़ा, यानी $1,80,00,000 इजाफी फिर देना पड़े, जिसका मतलब है कि 3 अरब रुपए का इजाफी फिर मुल्क को नुकसान हुआ। फिर अगले दिन पाकिस्तान ने रूस से मजीद 3 लाख टन गंदुम ली $282 फी टन के हिसाब से, यानी $2.5 अरब रुपए इजाफी। इसके बाद हुकूमत ने एक बार फिर रूस से 3,30,000 टन गंदुम ली $292 फी टन के हिसाब से, जिसका मतलब है 3.25 अरब रुपए का मजीद नुकसान। इसके बाद हुकूमत एक बार फिर से मार्केट में गई। 3 नवंबर को 3,30,000 टन गंदुम का टेंडर खोला, जिसका रेट $286 फी टन आया, यानी जिस रेट पर हुकूमत ने रूस से गंदुम ली उससे $6 कम आया और हुकूमत ने इसी रेट की मंजूरी दे दी। यानी हुकूमत को इजाफी $1,90,00,000 2 माह पहले के मुकाबले में अदा करना पड़ा है, जिसका मतलब है कि हुकूमत को तकरीबन 3 अरब रुपए से ज़्यादा का और नुकसान हुआ। यूँ हुकूमत ने 15 लाख टन गंदुम ली। ताखीर की वजह से इस गंदुम की कीमत में इजाफा हुआ। वो गंदुम जो अगस्त में $233 में भी मिल रही थी, उससे पहले $220 में मिल रही थी, वो नवंबर में $288 हो गई। यूँ अगस्त के टेंडर के बाद 6 मजीद टेंडर जारी किए गए, जिसमें मुल्क को 16 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। इसके अलावा ताखीर की वजह से मकामी मार्केट में आवाम को 200 अरब से जायद का नुकसान अदा करना पड़ा। गंदुम की जो कीमतें बढ़ती रहीं वो अलग हैं, ये वो हकाइक हैं जो हम मुसलसल सामने ला रहे हैं, मगर दिन ब दिन नुकसान बढ़ता जा रहा है। दिन ब दिन फैसलों की वजह से मुल्क का नुकसान हो रहा है, मगर हुकूमत ने गलती तस्लीम करने के बजाय हम पर ही गलत इदाद-ओ-शुमार देने का इल्ज़ाम लगा दिया। सुनिए 28 अक्टूबर को, तारीख याद रखिएगा, 28 अक्टूबर को हुकूमती रुकन असेंबली आलिया हमजा मलिक ने क्या दावा किया था। रात को भी गलत फिगर्स कोट किए गए और हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश की गई, और अभी भी इस फ्लोर के ऊपर गलत फिगर्स कोट किए गए कि हम कितने उसकी एक्सपोर्ट करें। हम 2 ममालिक से, रशिया से और यूक्रेन से मंगा रहे हैं, क्योंकि हमें ये एहसास है कि अवाम को हमने गंदुम फराम करनी है। सर, जो कॉस्ट हमें पड़ रही है, जो प्राइवेट लोगों को पड़ रही है, मैं डॉलर में नहीं बताती, मैं इनके लिए बता देती हूँ, तकरीबन कोई वो 1550 रुपए में पड़ रही है। और TCP ने 3 कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं जो 1545 से 1874 के दरमियान है। और फिर इस बात को खुद हुकूमती जो पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनसे फैलाया गया। 28 अक्टूबर को असेंबली में यह बयान दिया गया। अली हमजा मलिक के बयान देने से पहले तक 5 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक 10 लाख टन गंदुम की हुकूमत मंजूरी दे चुकी थी, जिसकी एवरेज कीमत $280 फी टन बनती है, यानी 1 मन गंदुम 1850 रुपए की मिली। फिर इस बयान के बाद भी 29 अक्टूबर को और फिर 3 नवंबर को मजीद गंदुम की मंजूरी दी गई, वो भी $292 फी टन और $286 फी टन में। सिर्फ अगस्त में एक टेंडर 3,30,000 टन का $233 में रहा, और उसके बाद 15 लाख टन गंदुम $280 की औसत कीमत पर हुकूमत ले चुकी है। फैसलों में ताखीर से मुल्की खजाने का 16 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है। ये वो कीमत है जो ताखीर में फैसलों की वजह से अदा करना पड़ रही है। हालांकि वजीर आजम ने अप्रैल में कह दिया था कि गंदुम दरामद कर ली जाए। इदाद-ओ-शुमार भी यही बताते हैं कि गंदुम की पैदावार में कमी का अप्रैल में पता चल गया था, मगर हुआ क्या? वजीर आजम को गलत मालूमात दी गई। वजीर आजम को बताया गया कि कोरोना वायरस की वजह से अप्रैल से लेकर अगस्त तक आलमी तिजारत मुतासिर रही है। हालांकि हकीकत यह है कि दुनिया कोरोना के दिनों में इजाफी खरीदारी कर रही थी। मिस्र ने इजाफी गंदुम खरीदी, उर्दन ने अपने ज़खायर मजीद बेहतर बनाए। अप्रैल में बरवक्त फैसले पर अमल हो जाता, वज़ीर आज़म के फैसले पर अमल हो जाता, उनके अहकामात पर अमल हो जाता और पाकिस्तान मार्केट में जाता, टेंडर जारी करता, खरीदारी करता, आलमी मंडी से सस्ती गंदुम मिलती।
पाकिस्तान का ज़र मुबादला बचता, मकामी मार्केट में गंदम की कीमतों में इजाफा ना होता, बड़े बड़े माफियाओं को फ़ायदा ना होता, अवाम को 200 अरब रुपए से ज़्यादा का नुकसान ना होता। यूँ हर वक्त फैसले ना करने की वजह से आलमी मार्केट से महंगी गंदम खरीदी गई, मकामी मार्केट में गंदम महंगी हुई, दोनों तरफ से नुकसान हुआ। वज़ीर आज़म फैसले कर लेते हैं, वज़रा अमल नहीं करते, फिर वज़ीर आज़म को गलत मालूमात दी जाती है, असम्बली के अरकान को भी गलत मालूमात दी जाती है, फिर इल्ज़ाम मीडिया पर डाल दिया जाता है। मगर इस सब की कीमत अवाम अदा कर रहे हैं, मुल्क अदा कर रहा है इन्हें। और महंगी गंदम और चीनी इस वक्त खरीदनी पड़ रही है। हमने आज भी वज़ीर खुराक फ़खर इमाम साहब को बुलाया, वो नहीं आए। वज़ीर आज़म खुद उन्हें बुलाकर पूछें कि उन फैसलों पर और वज़ीर आज़म के फैसलों पर क्यों अमल नहीं किया गया, उन्हें क्यों गलत मालूमात दी गई, क्यों कहा गया कि कोरोना की वजह से गंदम दरामद नहीं हो सकती है, जब वो अप्रैल में कह चुके थे कि गंदम दरामद की जाए, उन्हें क्यों गलत इदाद-ओ-शुमार बताए गए। पुराने ब्रेक शामिल करें। अमरीकी इलेक्शंस के नताइज अभी तक नहीं आए, मुकाबला कांटे का है। 4 आखिर की रियासतों पर इस वक्त बात आकर अटक गई है और चारों में मुकाबला बहुत ज़्यादा करीब है। ट्रंप को जीतने के लिए 270 इलेक्टोरल वोट्स करने के लिए 57 मजीद वोट्स दरकार हैं। बाइडेन को महज 17 दरकार हैं। इन 4 रियासतों के 68 इलेक्टोरल वोट्स बनते हैं। अगर ये 4 रियासतें ट्रंप ले गए तो वो सदर बन जाएंगे। इन 4 में से सिर्फ एक पेंसिल्वेनिया भी अगर बाइडेन जीत गए तो उसके पास 20 इलेक्टोरल वोट्स बनते हैं, उन्हें 17 दरकार हैं, वो सदर बन जाएंगे। ट्रंप ने धांधली का बयानिया और ज़्यादा तेज़ कर दिया है। वाजिद अली सैयद नुमाइंदा जियो न्यूज़ इस वक्त वाशिंगटन में मौजूद हैं। वाजिद, बहुत शुक्रिया। वाजिद, क्या माहौल है इस वक्त? गर्मा गर्मी है, हालात ख़राब होने का भी खदशा है, ट्रंप बहुत तेज़ी से धांधली का बयानिया बना रहे हैं। उनकी कोशिश यही है और उनकी बल्कि इलेक्शन शुरू होने से पहले ही उनकी कोशिश है, क्योंकि उनको मालूम था कि रिपब्लिकन्स जिस दिन इलेक्शन होता है उस दिन आकर वोट कास्ट करते हैं। लेकिन डेमोक्रेट्स की एक रवायत रही है कि वो उससे पहले भी मेल इन बैलेट जो है वो भेजते रहे हैं। तो अभी तक बहुत सारे स्टेट्स से उनके जो इलेक्शन ऑफिसर्स हैं वो बाहर आके कह चुके हैं कि एक नॉर्मल प्रोसेस है। ये जो सदर साहब ये जो बयानिया बना रहे हैं और आज भी उन्होंने ट्वीट किया था स्टॉप द काउंट, ये पॉसिबल नहीं है। अगेन जो रियासतें हैं उनका अपना एक लॉ है और वो उस लॉ को फॉलो करते आ रहे हैं। वो अगर उसको चैलेंज भी करेंगे अदालत में जाके, या जिस तरह सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं कि वो उसको रुकवाएं, वो रुक नहीं सकते हैं और ये पॉसिबल नहीं है कोर्ट के लिए भी। और वो कोर्ट को बहरहाल वो नहीं कहते, कोर्ट ने एक केस के अंदर तो अपना फैसला पहले भी सुना दिया था। तो अब उनकी ये है कि ये बयानिया ऐसा बनाया जाए कि कहा जाए कि ये रिगिंग हो चुकी है। उन्होंने पहले भी ये कहा था कि अगर फैसला मेरे हक में नहीं आएगा तो मैं इसको नहीं मानूंगा। तो वो एक इंस्टिगेशन स्टार्ट हो चुकी है। हमने देखा कि कल ऑरिगन के अंदर इस किस्म के प्रोटेस्ट हुए जिसमें 10 लोगों को फिर गिरफ्तार भी किया गया, तोड़फोड़ भी हुई। 1-2 और छोटे छोटे जो उनकी अपनी पॉकेट्स हैं उसके अंदर ये एजुकेशन स्टार्ट हो रही है। लेकिन ओवरऑल कंट्री को ये जो ओवरऑल कंट्री में जो मैपिंग हो रही है उसमें लोगों को पता है कि उनके स्टेट के क्या कवानीन है, उसके मुताबिक कब तक वोट्स उनके पास पहुंचेंगे, कब तक वो काउंटिंग होगी और फिर उसके बाद जब रिजल्ट अनाउंस होंगे तो उसका। लेकिन बहरहाल अगर वो इसको इस बयानी को आगे चलाए रखते हैं तो ये खदशा जरूर है कि बहुत सारी जगहों के ऊपर रिजल्ट आने के बाद इस किस्म के वाकयात हो सकते हैं जिसके अंदर क्रैश नजर आए। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के आखिर में जिक्र हो जाए, सहाफ़ी फ़खर दुरानी को हिरासा किया जाने के खिलाफ केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत समेत फरीक़ैन से दोबारा जवाब तलब कर लिया है और रियासती इदारों को हिरासा करने से रोकने का हुक्म बरकरार रखा है। आज चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने सहाफ़ी फ़खर दुरानी को हिरासा किए जाने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की और दौरान समाअत सहाफ़ियों को डराने और धमकाने के हवाले से कई सवालात उठाए। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से सवाल किया कि क्या वजह है कि तासुर बन चुका है कि रियासती इदारे इस मामले में मुलविस हैं, बार बार दरख्वास्तें आ रही हैं, सहाफ़ियों के पीछे क्यों पड़ गए हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अगर तासुर भी हो कि सहाफ़ियों पर पाबंदियां हैं तो ये भी अच्छी बात नहीं है। सहाफ़ी का काम ही चीज़ों को सामने लाना है। क्यों सहाफ़ी को खौफ हो या ऐसा तासुर पाया जाए कि उनको डराया जाता है, ऐसी दरख्वास्तें हमारे सामने क्यों आ रही हैं? नहीं आनी चाहिए। जो सहाफ़ी मालूमात देते हैं उनसे मुताल्लिक़ खौफ का अंदेशा ही क्यों हो। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि रियासत को खुद सामने आना चाहिए और तासुर को ज़ाहिर करना चाहिए। मुबैना तौर पर पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट का गलत इस्तेमाल हो रहा है। चीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा डिप्टी अटॉर्नी जनरल रियासत की तरफ से अदालत को मुतमईन करे कि किसी सहाफ़ी को खबर देने और मालूमात फैलाने पर खौफ क्यों हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।